ठीक है। कोई दिक्कत कल वाले में? आप लोग तो न्यू हो। ओके, आप भी न्यू हो। पढ़ा? पूछो कुछ। पढ़ के आए हो सब लोग? और डायरेक्ट इलेक्शन कौन सी कमेटी ने कहा था कि तीनों टीयर्स पे डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए? जीवी के राव। डायरेक्ट इलेक्शन कैसी? रेगुलर नीट डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें तीनों टीयर्स पे लोग चुनकर भेजेंगे जो प्रत्यक्ष। अब नहीं, अब दो ही बच्ची हो, बता दो। गाडगिल, ठीक है, गाडगिल कमेटी ने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए तीनों लेवल पे। देखो पढ़ोगे नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा याद करने में। ये ऐसी चीज़ें अगर पढ़ोगे तो तभी ठीक होगी। अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वोटेड इन द पंचायती इलेक्शंस? वोट किस किस ने किया है पंचायत इलेक्शन में? आपने किया है? आपने भी किया है, ठीक है। कितने वोट करते हैं जब एक बार जाते हो तो? कितनी पर्चियां देते हैं आपको? एक। आपने किया है पक्का? ठीक है, देखो एक होता है जो प्रधान हो गए, ठीक है। कई बार जो उप प्रधान बनते हैं उनके लिए भी देते हैं, ठीक है। अब कई बार वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो वार्ड मेंबर को है वो जब ग्राम पंचायत बैठती है वो सर्वसम्मति से उनको चुनती है, ठीक है। इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं होती है हमेशा। और कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि पंचायत में इलेक्शन ही नहीं होते, ठीक है। अगर सारी पंचायत ये बोल दे कि हमने सर्वसम्मति से चुनाव कर लिया है तो वहाँ पे जो है कुछ रिवॉर्ड्स भी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है उस ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो ऐसे इलेक्शन है। बाकी जो हमने कल किया था, जो जिला परिषद पे बनेगी, जिला परिषद कहाँ पे बनती है, कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। तो कितने जिला परिषद हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, डिस्ट्रिक्ट पे एक नहीं होगा। देखो मैंने कहा था कि हिमाचल में जो विलेज होते हैं वो साइज छोटा होता है, ठीक है। तो 4 से 5 गांव, ठीक है, एक पंचायत बनाते हैं, ठीक है। अब एक पंचायत होगी इस तरह की 14 to 15 पंचायत मिलके क्या बनाते हैं? ब्लॉक बोलते हैं जिसको, पंचायत समिति बनती है, ठीक है। अब इसी तरह के 5 से 7 ब्लॉक मिलके बनाते हैं एक जिला परिषद, ठीक है। आपने पार्षद के लिए इलेक्शन वोट किया है कभी? जिला परिषद के जो मेंबर बनते हैं उनके लिए भी करते हैं वोट। एक जो जिला परिषद के कैंडिडेट देखा होगा आपने, अपने सच में वोट किया है किसी ने? नहीं किया है। ऐसा तो नहीं होता, जिला परिषद के लिए भी वोट होता है। आपने किया सर? जिला परिषद के लिए भी करते हैं वोट, ठीक है। एक जिला परिषद के लिए होता है जो पूरी जो ब्लॉक होता है, पूरा ब्लॉक में एक कैंडिडेट होता है, जहां पे ब्लॉक में होते हैं कम से कम 5 से 7 ब्लॉक होते हैं, जिसमें अराउंड आप मान लो 100 पंचायत होती है लगभग, जो वोट करती है एक जिला परिषद के लिए। और फिर जिला परिषद में प्रधान के लिए वोट होता है। और फिर कई बार जो बीडीसी होते हैं, बीडीसी कहाँ के मेंबर होते हैं? ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति के मेंबर होते हैं बीडीसी, ठीक है। यहाँ पे भी वोट करते हैं, इनका भी इलेक्शन होता है। कई बार इनको ऐसे ही नॉमिनेट कर देते हैं सारे लोग अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब जो यहाँ पे चेयरपर्सन होता है इसको क्या बोलते हैं? बीडीसी तो ये हो गया ना, यहाँ ब्लॉक लेवल पे जो चेयरमैन बनेगा, क्या बोलेंगे? पार्षद। जिला परिषद में जो बनता है वो पार्षद बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। और इनको जो बलवंत राय मेहता कमेटी की थी उन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का था इनको, ठीक है। फिर इन सबकी एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए कम से कम 5 से 7 पार्षद हो गए। ये जो इनका चेयरमैन बनेगा वो डीसी हो गया ऊपर इनकी। ऐसा समझ लो ना जैसे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इनके ऊपर स्पीकर होते हैं, ठीक है। अब मान लो अलग अलग स्टेट की असेंबलीज है, और अगर इसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे समझना है तो ये मान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होती है, ठीक है। हिमाचल में मान लो लोकसभा के लिए कितनी है? 4। लोकसभा के लिए 4 सीट्स है, ठीक है। हिमाचल से 4 आ रही है, उत्तराखंड से कितनी है? 4 मान लो, लेट से 4। यूपी से 80 आ रही है,
इस तरह से मिलके क्या बना रहे हैं, पार्लियामेंट। ये लोग भी इसी तरह से एक निचले लेवल से ऊपर पे इस तरह की पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इस तरह का, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो बनती है, ग्राम पंचायत में मेंबर कौन होते हैं? ग्राम पंचायत में कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, और कुछ जो बाकी जो बनाएंगे सारे ग्राम पंचायत। जब ग्राम सभा में गए हो कभी, ग्राम सभा में कौन बैठता है? लोग। देखो, प्रधान होगा, वाइस प्रधान होगा, ठीक है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और कौन होता है? सचिव जी, सेक्रेटरी, पंचायत दिखा है, ठीक है। और यहां पे जो बैठते हैं वो सारे जो भी अडल्ट्स है, 18 साल से ऊपर है और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, ये सारे मेंबर्स होते हैं। तो मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर मान लो जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, या फिर विधानसभा है। विधानसभा में लोग चुन के आ रहे हैं, यहाँ खुद ही हर घर से एक मेंबर या फिर 2 मेंबर है तो दोनों भी जाके बैठ सकते हैं। और डिसीजन कैसे लिया जा रहा है इन सबको पूछ के, तो इसको कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। जो सबसे लोअर लेवल पे है, निचले सबसे जो निचले लेवल पे डेमोक्रेसी है उसको कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। ये सबसे पहले किसने कहा था ग्रास रूट डेमोक्रेसी? अशोक मेहता ने, ठीक है, अशोक मेहता ने कहा था इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर उसके बाद जब जीवी के राव कमेटी बनती है, वो इसको कहते हैं ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है। वो कहते हैं कि इनके पास पावर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये काम कुछ कर ही नहीं रहे, बस जो पेपर पे है लिख के स्कीम दे दी है। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा ग्रास है, ऐसी डेमोक्रेसी है जिसकी जड़ें ही नहीं है, रूट्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहा था जीवी के राव कमेटी ने, ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आज हम करेंगे (73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992), 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये ओ है, ठीक है। पार्ट 9 को ऐड किया गया, भाग 9 को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें आर्टिकल को ऐड किया 243 टू 243 ओ, ठीक है। ये आर्टिकल ऐसे चलता है 243 ए, ठीक है, 243 बी सी डी ओ तक है ये सारे आर्टिकल, ठीक है। और एक चीज ऐड हुई थी, वो क्या है, शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है? 11। पार्ट्स के अंदर आते हैं आर्टिकल, शेड्यूल के अंदर आते हैं सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट शेड्यूल है जिसमें सब्जेक्ट्स दिए है? लिस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट्स की, ठीक है, शेड्यूल 7 में। इसी तरह से ये भी शेड्यूल है। कितने सब्जेक्ट्स है? 29 सब्जेक्ट्स है, जिसमें कौन लॉज बना सकता है? पंचायत। कोई एक ऐसा बता सकते हो कि क्या चीज होगी? एक ऐसा कोई आर्टिकल सब्जेक्ट है इसके अंदर जिसमें लॉज बना सकता है, ठीक है। टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं और लेवी कर सकते हैं और कलेक्ट इनको ये कर, लगा भी ये सकते हैं, कलेक्ट भी ये कर सकते हैं, और कुछ, ठीक है। गांव की जो रोड बनाते हैं वो भी पंचायत के पास होता है। बट ये लिखी बहुत सारी चीजें हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये सारे काम कौन कर रहा है? जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, इनकी ऑर्डर से होती है सारी चीजें, ठीक है। ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हो गया, अब करते हैं फीचर्स क्या क्या है जो पंचायती राज है उसके।
ठीक है, सबसे पहले होगा ग्राम सभा। ये एक हमने किया था कि कुछ फीचर्स है जो मैंडेटरी है और कुछ फीचर्स है जो वॉलेंट्री है। मैंडेटरी फीचर वो है जो जब ये अमेंडमेंट पास हुआ था तो उस टाइम ये फीचर्स होने ही होने चाहिए, जो सारे स्टेट में जहां भी पंचायत बनेगी वो फीचर्स लाने हैं। तो हम जब ये फीचर्स करेंगे तो जो ये वाला फीचर है ग्राम सभा का वो मैंडेटरी है। हर एक जहां भी पंचायती राज इंप्लीमेंट होगा वहां पे ग्राम सभा होना ही होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे? ठीक है, जो 18 ईयर से ऊपर है एडल्ट वो हो गए, बट शर्त ये होती है कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में हो। एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, आप कह सकते हो जो रजिस्टर्ड वोटर होगा वो ग्राम सभा में जाके बैठ सकता है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में? कौन बुलाता है ग्राम सभा को? ठीक है, प्रधान वो अध्यक्षता करते हैं इसकी, और ग्राम सभा में जो सारे डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? ठीक है, 3 टियर सिस्टम। ठीक है, 3 जो स्तरीय पार्लियामेंट होगी वो बनानी, ये मैंडेटरी फीचर है। हमने कहा देखा था, जो बलवंत राय मेहता कमेटी था इसमें क्या था, जब इन्होंने 3 टियर बोला था, लेकिन जब इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा था कि ये डिपेंड करेगा उस पंचायत पे या स्टेट लेजिस्लेचर पे कि जितने भी आपने टियर बनाने हैं, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगता है वो बनाओ। तो हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ स्टेट थे जिन्होंने 2 टियर बनाए थे, जैसे तमिलनाडु, और कुछ स्टेट थे जिन्होंने 4 टियर्स बनाए थे। कौन था 4 में? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने 4 टियर बनाए थे। तो यहाँ पे ये जो है वो एक मैंडेटरी फीचर कर दिया कि जब भी पंचायत सेटअप होगी तो आपको 3 टियर सिस्टम ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। 3 टियर कौन से हैं? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल पे, ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक पे, और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये होगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, ये कहा है कि जिन गांव की जो पंचायत बन रही है, अगर उस पंचायत की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से कम है, ठीक है, तो वो सिर्फ 2 टियर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 टियर सिस्टम कौन करेगा? जिस पंचायत की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी। तो यहां से जो ये पंचायत समितिज है वो हट जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट पंचायत, जो बीच के लेवल की पंचायत है, इसको हटा दिया जाता है जिन पंचायत में पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। कोई ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो? एनी स्टेट? सिक्किम, गोवा, ठीक, स्टेट, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया नहीं स्टेट। ठीक है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो यहाँ पे जो है वो 2 टियर सिस्टम ही बनता है। ठीक है, ये जो प्रोविजन है वो भी क्या है? मैंडेटरी प्रोविजन है, बट इसमें एक एक्सेप्शन दिया है। ठीक है, जो नंबर 3 है वो है रिजर्वेशन। ठीक है, जो रिजर्वेशन है सीट्स, वो मैंडेटरी प्रोविजन है कि वॉलेंट्री है? क्या है? मैंडेटरी। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, किसके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है? SC ST एंड, ठीक है, ये तो है एक चीज ही है, और दूसरा है कितने सीट्स रिजर्व है? 1/3। ठीक है, और ये प्रोविजन है मैंडेटरी कि करना ही करना पड़ेगा आपको 1/3 सीट रिजर्व SC ST और विमेन के लिए। ठीक है, अब एक ये पहले रिजर्व होगा, जो विमेन की सीट रिजर्व होगी वो टोटल में से रिजर्व होगी, इनके लिए भी विमेन की सीट रिजर्व होती है। ठीक है, दोनों में होती है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो सारी पॉपुलेशन है वो है ट्राइबल। ठीक है, यहां पे SC की पॉपुलेशन है 0, तो यहां पे ये एक्सेप्शन दिया है। बाद में 2000 में ये एक एक्ट पास हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में 1/3 जो है वो रिजर्व SC के लिए सीट्स नहीं होगी, क्योंकि जब प्रोविजन था तो इनको रिजर्व रखनी पड़ रही थी 1/3 सीट्स। अब रिजर्व रहती तो ये सीट
खाली रहती थी क्योंकि इसमें कोई और चुनाव लड़ नहीं सकता था। तो इसलिए ये एक्सेप्शन पास किया कि अरुणाचल प्रदेश को एससी के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसटी के, वहाँ पे तो एसटी के लिए भी रिजर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया ही एसटी है, तो सारे यहाँ से लड़के, सिर्फ वुमेन के लिए वहाँ पे 1/3 जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है, ठीक है। और आपने इसका आर्टिकल भी रखना है, आर्टिकल 243 डी, यहां पे रिजर्वेशन की बात होती है इस आर्टिकल में, 243 डी में। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। कितना ड्यूरेशन होता है पंचायत का? 5 साल। क्या उससे पहले भी हटाया जा सकता है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, कितना है? 5 इयर्स। इन केस अगर डिसॉल्व किया जाता है तो इलेक्शन कितने में होना चाहिए? ठीक है, विद इन 6 मंथ्स। बट आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 6 महीने या 6 महीने से कम बचा है टाइम जब डिसॉल्व किया गया किसी पंचायत को, तो उस केस में इलेक्शन कराना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, अगर 6 महीने या 6 महीने से कम बचा हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, मान लो कोई पंचायत थी किसी गांव में, एक्स नाम है, अभी इनको 3 साल हुए थे, यहां पे पंचायत को डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, न्यू इलेक्शन होने हैं विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अब क्या होगा? 2 साल बचे थे, जो नई पंचायत आएगी वो सिर्फ 2 साल ही काम करेगी, पूरे 5 साल नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये प्रोविजन क्यों किया गया है? क्योंकि पूरे स्टेट में बहुत सारी पंचायत होती है। हिमाचल में कितनी पंचायत है? रफली 3000 प्लस, ठीक है, 3200 या 3300 कुछ है, ठीक है, 3000 मान लेते हैं, मान लेते हैं हिमाचल में 3000 पंचायत है, ठीक है, 10 पंचायत को डिसॉल्व कर दिया था, फिर से इलेक्शन हुआ, ठीक है, इस साल 10 पंचायत होगी, अगले साल 20 पंचायत होगी, अगले साल जो है वो 40 पंचायत होगी, तो क्या होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो सिर्फ इलेक्शन ही करवाने रह जाएगा। अभी देखो हमारे पास टोटल है अराउंड 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर 1 या 1.5 साल में इलेक्शन किसी ना किसी स्टेट में होते रहते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो आपने देखा होगा कि जब हिमाचल में इलेक्शन होते हैं पंचायत के, तो पूरे स्टेट में एक साथ इलेक्शन होते हैं, तो इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है कि अगर डिसॉल्व किया गया तो जो नई पंचायत चुन के आएगी वो सिर्फ उतने के लिए काम करेगी जितने के लिए जो टाइम बचा है, जैसे 2 साल बचे थे 2 साल के लिए टाइम। और हमने ऐसा प्रोविजन कहाँ देखा था? एक और जगह भी है इस तरह का प्रोविजन। कौन सी कंट्री में? पंचायत के लिए नहीं, प्रेसिडेंट के लिए। कौन सी कंट्री में? यूएसए में। क्या प्रोविजन है? देखो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर इनको इम्पीच कर लिया गया, ठीक है, 3 साल हुए हैं, इम्पीचमेंट हो गया, 1 साल बचा, 4 साल का होता है कि 5 साल का टर्म होता है? 4 साल का, ठीक है, 1 साल बचा है, 1 साल के लिए कौन प्रेसिडेंट बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अब जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एक पूरे साल के लिए प्रेसिडेंट रह गए। हो सकता है यहाँ पे 2 साल बचे हो, तो पूरे 2 साल के लिए प्रेसिडेंट रह गए। जब इलेक्शन होगा तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा, या फिर अगर इलेक्शन होते हैं, वैसे तो इलेक्शन होते नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि यही प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे एक फिक्स पीरियड होता है 4 साल का, नए प्रेसिडेंट आएंगे वो फिर 4 साल के। इंडिया में क्या होता है? 3 साल हुए थे प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट हो गया, प्रेसिडेंट चले गए, बचे कितने थे? 2 साल। जो मैक्सिमम टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कितना होता है? 6 मंथ्स, क्योंकि ये लिखा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स होने हैं। तो अब जब नए प्रेसिडेंट आएंगे वो कितने रहते हैं? पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोविजन है कि जितना टाइम बचा होगा उतने के लिए पंचायत रहेगी, फिर नई पंचायत आएगी यहाँ पे, ठीक है। जो ये टेन्योर का प्रोविजन है ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है, कोई भी स्टेट इसको बढ़ा के 5, 6, 7 या 4 साल नहीं कर सकता है। पूरे हिमाचल में अगर देखोगे या किसी भी स्टेट में देखोगे, पंचायत का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स ही होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी आ गया बहुत बार, और इस वाले पे मेन क्वेश्चन आता है कि अगर डिसॉल्व कर लिया पंचायत को तो जो नई पंचायत आएगी वो क्या रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगी, जितना टाइम बचा उतने के लिए रहेगी, या फिर पूरे 5 साल के लिए रहेगी? तो आंसर होगा कि जितना टाइम बचा है, ठीक है। अब किसी मेंबर को जो इलेक्शन लड़ रहा है पंचायत के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन कौन से ग्राउंड पे किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर को
एज कितना होता है अगर पंचायत का इलेक्शन किसी को इलेक्ट करना है? 21। ठीक है, वोटिंग की एज 18, पंचायत में इलेक्शन लड़ना है तो 21। 25 कहाँ के लिए है? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 है, और राज्यसभा के लिए 30, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, गवर्नर 35 होता है गवर्नर का भी। ठीक है, अब इलेक्शन कौन करवाता है स्टेट पंचायत के लिए? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यहां पे हो गए। ठीक है, इनको अपॉइंट करेगा गवर्नर। ठीक है, और ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना है इलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, और ये आर्टिकल है 243 के, जो इलेक्शन का आर्टिकल है दैट इज 243 के। ठीक है, और इनको रिमूव कौन करता है? जो सेम प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का, वही इनको रिमूव करने का भी प्रोसीजर होता है। ठीक है, हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल यहां पे आपने मेन याद रखना है 243 के। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की, कि पंचायत के पास पैसा कहां से आता है। देखो, किसी भी चीज को चलाने के लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पैसा आएगा कहां कहां से? एक तो आपने बताया था कि ये खुद टैक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, टैक्सेस हो गया, टैक्सेस इंपोज भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनको खर्च करने का भी इनके पास अथॉरिटी होती है, जो ये टैक्सेस लगाएंगे। और कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या देती है इनको? ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट्स इन एड्स आप कह सकते हो। ठीक है, जो ग्रांट्स होती है वो पंचायत को वापस नहीं देनी होती है। ठीक है, और जो पैसा आता है वो होता है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है कि कितना पैसा किस पंचायत को देना है। जो टैक्सेस लगाता है स्टेट टैक्स लगाएगा, पैसा कलेक्ट करेगा, उसमें से जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग कौन बनाएगा इसको? गवर्नर। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी आप यहीं पे देख लो इसको, ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, हर 5 साल बाद अपॉइंट किया जाता है, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद अपॉइंट किया जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। इनका काम क्या होता है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवॉल्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है, कि कितना पैसा किस पंचायत को देना है, मतलब एक फिक्स शेयर होता है कि ये कह लेंगे कि जितना टोटल शेयर है स्टेट का, जितना भी रेवेन्यू स्टेट के पास आता है उसका 40% आप पंचायत को दोगे। तो ये 1 2 3 सोर्सेज हो गए। ठीक है, जो फोर्थ सोर्स होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है पंचायत को। ठीक है, डायरेक्ट जो पैसा होता है वो किसके पास आता है? पंचायत के पास। तो ये 4 सोर्सेज है रेवेन्यू के स्टेट्स पंचायत के। आप लोगों ने कभी देखा है गांव में कि पंचायत ने कोई टैक्स लगाया है? वैसे ये ऑथराइज्ड है कि जैसे शॉपकीपर्स हो गए या गांव में कोई मेला है, फेयर चल रहा है, उस पर टैक्स लगाते हैं। तो कभी देखा है कि पंचायत ने कोई टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगाते? वो अगर कोई ऐसे बड़ा मेला हो तो वहां से कुछ करते हैं, अगर छोटा छोटे मेले होते हैं तो वहां से कुछ नहीं पैसे लेते, बट दुकानदारों पे कभी टैक्स नहीं लगाते। ठीक है, अगर कोई नहर वगैरह बनी है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगाते कि आप इतना पैसा दो, वो यूज करना है। वो क्यों नहीं लगाते जबकि ये ऑथोराइज्ड है, लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाते? कोई एक रीजन सोचो कुछ।
देखो गांव में कोई प्रधान बना है, बी नाम का आदमी, गांव में सारे क्या है, जानने वाले लोग हैं, सबको पता है सबकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो क्या ही पैसा लेना, छोड़ो, ठीक है। और ये टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे, स्टेट पे, और जो सेंट्रल ग्रांट्स आती है इनके पास उस पे डिपेंडेंट है सारे, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे कि जो जब लोकल लोग इलेक्ट होके आते हैं वो सोचते हैं कि अपने लोगों से क्या पैसा लेना है, तो इसलिए जो है आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी मतलब बहुत कम ऐसी पंचायत होगी जहाँ पे टैक्स है कुछ कुछ चीज़ों पे, जैसे ये ड्यूटीज लगा सकते हैं या फीस ले सकते हैं कि अगर विलेज रोड पे कोई भी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, उससे अलग से ये अपनी ड्यूटी ले सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारी पंचायत है, अराउंड 90 to 95% जहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक्स है कि यहाँ पे पैसा इनके पास, पंचायत के पास प्रॉपर नहीं है। जो फाइनेंस कमीशन आपने लिखा था उसका आर्टिकल लिख लो 243I, ठीक है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, 243I जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, टैक्स को कलेक्ट नहीं करेगा, ये बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है। अब है ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कि पंचायत के पास जितना पैसा आया था वो कहाँ गया और कहाँ कहाँ खर्च किया और कितना पैसा बचा है, ठीक है। इसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 243J में। इसको सोशल ऑडिट भी कहते हैं। टू 243J, अब आपने ये ध्यान रखना है, जो मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, यहां पे क्या नहीं है, पंचायत का जो रूल्स है वो यहां पे नहीं लगते। जो पंचायत है एज सच, पंचायत के प्रोविजंस है इस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, इन 3 स्टेट्स में, ठीक है। ये एग्जम्पशन है, बाकी सब स्टेट में पंचायत है, बट इन 3 स्टेट्स में, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम में ये प्रोविजन नहीं लगते हैं। और कोई है ऐसा, जैसे आपने दार्जिलिंग में देखा होगा, दार्जिलिंग कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे जो है, जो एक अपर एरिया, जो ऊपर ऐसे आप रीजन देखते हो ना सिक्किम के साथ, ठीक है, यहाँ पे एक काउंसिल बनती है, दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे भी जो पंचायत के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जो ये वाला एरिया है, मेजॉरिटी यहाँ पे जो नेपाल वाले लोग थे वो रहते हैं, अब ये इंडिया में आ गया, तो यहाँ पे जो है पंचायत के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कुछ और ऐसी और भी है जहाँ पे काउंसिल बनती है, जैसे असम में भी कुछ ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे ऐसी काउंसिल बनती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये रख लो, ये 3 स्टेट और ये दार्जिलिंग वाला एरिया जो है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे नहीं है। अब जो 11th शेड्यूल है, ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस पे जो टोटल लॉ हो गया, जिसको बनाएगा कौन बनाता है, पंचायत करेगा, रेगुलेट करेगा। जैसे फिशरीज हो गया, ठीक है, क्या नई स्कीम लानी है, जो पुरानी स्कीम है उसमें कितना पैसा कलेक्ट करना है, किसके पास जाएगा, वो सारा इसके अंडर आएगा, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, बट जैसे आप एरिया देखोगे, उड़ीसा देखोगे, झारखंड देखोगे, यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, एक ट्री होता है, वहाँ से लीव्स, जो पत्ते होते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं तेंदू लीव्स, जिससे बीड़ी बनती है, ठीक है। बीड़ी लवर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे टैक्स कितना लगना है, कौन कलेक्ट कर सकता है, कितने कलेक्ट कर सकता है, ये सारा रेगुलेट कौन करती है, पंचायत करती है, ठीक है। और हो गया जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उस पर भी जो टैक्स लगाना है या फिर कहाँ से पाइपलाइन जो लानी है, वो सारी चीज़ें रेगुलेट करेगी पंचायत, ठीक है। लाइब्रेरीज हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, या फैमिली वेलफेयर हो गया। बट आप अगर हिमाचल में देखोगे तो हमने कभी देखा नहीं कि पंचायत इन सब में इन्वॉल्व भी होती है। जनरली जो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पंचायत के पास क्या काम होता है, जो बीपीएल का स्टेटस है वो कौन सी फैमिली को मिलेगा, ठीक है, बीपीएल हो गया, या फिर जो एक मिलता है नहीं, टीडी मिलता है कि किस फैमिली को इस बार पेड़ काटने जाएगा वो जाना है, ये स्टेटस पंचायत डिसाइड करती है। बस इसी पे लड़ाई चली होती है। बाकी लड़ाई चलती है एक और चीज़ पे, इलेक्शन पे। अगर आप
पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इतना पर्सनल इलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना खतरनाक पंचायत का इलेक्शन होता है। ठीक है, लड़ाइयाँ हो जाती है, फैमिली टूट जाती है, बट जब पंचायत का इलेक्शन आता मतलब मज़े भी है, अपना ही एक अलग लेवल है यहाँ पे। तो इसलिए बात हो रही है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन की। ठीक है, कोई बताएगा क्या इसके कोई फायदे या नुकसान, बेटर है कि बेकार है? वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन का मतलब है जब इलेक्शन होंगे, पंचायत के लिए भी होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होंगे, और पार्लियामेंट के भी इलेक्शन एक साथ होंगे। एक अच्छी बात क्या है इसकी? ठीक है, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और अच्छा एक ही बार लड़ाई होगी, ठीक, वर्ल्ड वॉर ही करा दो। और कुछ ये ठीक है वैसे कि, और दूसरा ये देखो ना आपकी, हर जब भी इलेक्शन होते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक है, उस टाइम कुछ भी नहीं होता है, डेवलपमेंट कहीं नहीं होता है। तो अब एक ही बार हो गया, कितना भी टाइम लगेगा, अगर 6 मंथ्स लगते हैं इलेक्शन कराने में तो एक टाइम पे ही होगा। और कोई आपने देखा होगा जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास अपना कोई भी स्टाफ नहीं है। ठीक है, जब भी इलेक्शन करवाने होते हैं जो और गवर्नमेंट स्टाफ्स होता है, टीचर होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? इलेक्शन करवाने। ठीक है, तो स्कूल में टीचर्स गायब, बच्चे मजे ही मजे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ये वाला ड्रॉबैक खत्म हो जाएगा। और कुछ है? अरे कुछ तो सोचो, मान लो लिखना है अलाइड मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब बताओ। और कुछ ड्रॉबैक्स या फिर जो अच्छी चीज़ है वो हो सकती है? ड्रॉबैक्स कोई बुरी चीज़ क्या होगी? मतलब जो क्वेश्चन आएगा या तो आएगा कि आप इसकी 4 अच्छी बातें लिखो, क्या उससे, या आएगा कि 4 नेगेटिव्स जो है इसके वो लिखो, या हो सकता है दोनों लिखो, 2 अच्छी 2 बेकार, मतलब जो ठीक नहीं है। क्या हो सकता है? एक कोई लग रहा है आपको कि इसमें ड्रॉबैक्स दिख रहा है, इसका क्या होगा? किस पे? ये स्टेट वाले कराएंगे, ये इलेक्शन कमीशन कराएगा, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। और वैसे भी आपने देखा अभी कितने फेज में इलेक्शन हुआ था? 7 में। ठीक है, पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिया था 7 में। बस इसको क्या कर दो, 10 कर दो, 15 कर दो, ये वाला तो कोई इशू नहीं है, वर्कर्स वाला। हमारे पास ईवीएम्स इतनी है कि हम इसको नेपाल तक कंट्री को देते कि कोई नहीं आप इलेक्शन करवा दो, ये भी कोई इशू नहीं है। और वैसे भी ये इलेक्शन कभी ईवीएम पे करे आपने? ये किस पे होता है? बैलेट पेपर पे। ठीक है, बैलेट पेपर पे होता है ये। ठीक है, आपको पर्ची मिलेगी, आपने वहाँ पे स्टैंप लगानी। नहीं वो ये तो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी तो बोलते कि यहाँ पे भी बैलेट पेपर लाओ, ममता बनर्जी ये बोलती कि यहाँ पे भी बैलेट पेपर लाओ। देखो होता क्या है, यहाँ पे इशू है कि इस बार कोई ए फैमिली है, उसको बीपीएल स्टेटस मिलना चाहिए, दे दिया सी फैमिली को। लोकल इशू ये है, अगली बार इलेक्शन आने दो, देख लेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे इशू चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भर्तियां नहीं निकाली तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पे ये इशू है। यहाँ पे इशू है कि मोदी जी को हटाना है। ठीक है, इलेक्शन आ गए, कहाँ पे बिजी रहोगे सबसे ज़्यादा? प्रधान जी को तो देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों गए बाढ़ में, यहाँ पे आओ, इसको कोई डिस्कस ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? ये फुलेरा में रोड नहीं बनाया प्रधान जी ने। ठीक है, वहाँ पे देखा आपने कितना, मतलब ये वो एक रिफ्लेक्शन है कि क्या चलता है हमारे, वो एक बिल्कुल ठीक दिया है। उसमें जो अभी लेटेस्ट जो एपिसोड आया उसमें क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट में जो है वो ये कहते हैं कि प्रधान जी जो है ईस्ट वाले को फेवर करते हैं, वेस्ट वालों को जो है उतना नहीं देते हैं। तो इस चीज़ से लेकर इशू ये चल रहा है। यहाँ पे होगा क्या, अगर नेशनल लेवल पे कोई बड़ा इशू आ जाता है तो सारे लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जो लोकल लेवल के इशू हो गए वो बाईपास हो जाएगा, उसमें कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक्स है कि जो लोकल इश्यूज हो गए उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आपने देखा ही होगा जब इलेक्शन होता है तो जो बड़े इशू होते हैं हमेशा उस पर बात होती है। राम मंदिर का इशू ले लो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट गई बाढ़ में, मंदिर बनाया भैया, यहाँ पे वोट करो। तो इस तरह की जो चीजें होगी वो बाईपास हो जाएगी। हालांकि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो काफी है। ठीक है, खर्चा बचेगा, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार 14 और 2019 के इलेक्शन आप देख लो,
मोदी जी का इतना नाम चलता था, अगर आप कोई स्टेचू भी खड़ा कर दोगे ना, यहाँ से ये कैंडिडेट है स्टेचू, लोगों को नहीं पता होता था किसको वोट देना है, मोदी जी को, ठीक है। कोई भी इलेक्ट होके आ रहा है, तो इस तरह का इशू भी, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा बाद में देखना पड़ेगा, बट ऐसा था, जो रियल एक सिनेरियो चल रहा था वो इस तरह का है, ठीक है, मोदी लहर। तो ऐसा होता है कि कई बार इतना पॉपुलर लीडर, पहले भी ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ, राजीव गांधी के टाइम पे भी ऐसा हुआ है कि एक जो नेशनल लीडर इतना पॉपुलर हो जाता है कि जो बाकी जो इशू है लोगों को दिखते नहीं, बस एक ही चीज दिखती है वहां पे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स है वन नेशन वन इलेक्शन के। और मेंस में जो है वो आंसर, मतलब क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या इशू हो सकता है, या फिर थोड़ा सा चीज अगर पढ़ोगे इस तरह के क्वेश्चंस तो और इजी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपलसरी तो हमने कर दिया, जैसे ग्राम सभा होना चाहिए, ठीक है, और 3 टियर सिस्टम होना चाहिए कि 3 टायर का सिस्टम होगा, विलेज पे, पंचायत पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन, देखो जो मेंबर्स होते हैं ना तीनों लेवल पे, इनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट, ठीक है। जो मेंबर्स हो गए, जो चेयरपर्सन हो गए, इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। बट जो पंचायत पे होते हैं प्रधान या सरपंच इनको बोलते हैं, इनका इलेक्शन स्टेट पे छोड़ा है, या तो आप इनडायरेक्ट इलेक्शन कराओ या फिर डायरेक्ट इलेक्शन कराओ। जैसे हिमाचल में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक लेवल पे जो चेयरपर्सन हो गए या फिर जिला परिषद पे जो चेयरपर्सन हो गए, इन दोनों का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो इनके मेंबर हो गए, यहाँ के और यहाँ के मेंबर होते हैं, ये मिलके वोट देते हैं इनको इलेक्ट करने के लिए। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है, ये भी मैंडेटरी फीचर है, ठीक है। और मिनिमम एज है 21 ईयर्स। अगर इलेक्ट होना है किसी भी पंचायत के लिए तो इलेक्शन के लिए एज होती है 21। वोटिंग कर सकते हैं 18 से, और अगर कैंडिडेट आपने नॉमिनेशन बनना है तो 21 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। बाकी रिजर्वेशन का देख लिया, ठीक है। और अगर डिसॉल्व किया जाता पंचायत को तो वो विद इन 6 मंथ्स जो है वो फिर से बन के वापस आ जाती है। और 2 चीज़ें याद रखनी है, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन, ये दोनों भी मैंडेटरी है। कौन सा आर्टिकल था, इलेक्शन के और ये आई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इसके बाद कोई भी पूछ ले वो होगा वॉलेंट्री। जैसे एक प्रोविजन है कि अगर स्टेट चाहे तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी रिजर्वेशन दे सकता है। हिमाचल में क्या ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है पंचायत में, पक्का, मैंने तो देखा, ठीक है। ओबीसी के लिए रिजर्व सीट्स होती है पंचायत में, हिमाचल में है, सीट रिजर्व होती है। जो हिमाचल जब पास हुआ था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, तो इसमें इनके लिए भी रिजर्वेशन है, सीट रिजर्व होती है, बट वो रोटेट होता रहता है। हो सकता है एक बार किसी पंचायत में, अगली बार किसी और पंचायत में, बट सीट्स जो है वो फिक्स होगी, ठीक है, हमेशा उतनी रहेगी। और आपने ये भी देखा होगा जो SC ST और विमेन की सीट है वो भी रिजर्व होती है और वो रोटेट होती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार में 2 बार जो है वो विमेन के लिए सीट आ गई, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता है जब रोस्टर बनाता है। और रोस्टर कौन बनाएगा, ये सब कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सारे हैं वॉलंटरी प्रोविजंस। शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल 5 इनको कहते हैं शेड्यूल एरियाज। कितने स्टेट के एरियाज है इसमें, 10 स्टेट्स। वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हो आप, जो ट्राइबल एरियाज है वो 6ठे में आता है, 5th में आता है शेड्यूल एरियाज, और 10 स्टेट के है। हिमाचल है क्या इसमें, 5th शेड्यूल में हिमाचल है, 10 स्टेट आते हैं, हिमाचल भी इसमें है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और इस तरह के स्टेट्स है इसमें, 10 स्टेट के, ठीक है। हिमाचल का कौन सा एरिया आता है 5th शेड्यूल में, चंबा का पांगी एरिया, ठीक है। कौन रहता है यहां पे, और कहां रहते गद्दी,
कांगड़ा, ठीक है। ये दो एरिया है, चंबा का पांगी एरिया और कांगड़ा का एक छोटा सा एरिया है जिसमें गद्दीज रहते हैं, ठीक है। अब जो इस तरह के एरियाज है इनको डाला गया है शेड्यूल 5 में। इन एरियाज में जो पंचायत के प्रोविजन है वो लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया गया है, एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने 1996 में, इसको कहते हैं पेसा एक्ट। नाइनटीन 1996 में किसने पास किया था, पार्लियामेंट ने। क्यों पास किया था, देखो जो शेड्यूल एरिया है यहाँ पे ट्राइब्स रहती है, ट्राइब के क्या होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं, ठीक है, अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। आप मेरे को ऐसी दो ट्राइब्स बताओ, एक पंगवाल, इनकी अपनी कोई कम्युनिटी काउंसिल है क्या, क्या नाम है दोनों का, नहीं, एनीवन, इसका है शुजम चुंगी, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन इज कॉमन। और इसकी है 4 भाई, ठीक है। ये जो कम्युनिटी काउंसिल है इसका काम क्या है, जो काम पंचायत करती है वो भी सेम काम कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 4 भाई में कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें 4 नामी 4 भाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रिजर्वेशन भी है इसमें, जो 2 सीट्स होती है वो राजपूत के लिए और दो सीट्स है वो कोलीज जो एससी में आते हैं उनके लिए है। तो इस तरह का जो प्रोविजन है वो जो 10 स्टेट मैंने बोले थे, 10 स्टेट के कुछ कुछ एरियाज है, हर जगह ऐसे प्रोविजन है जो वहाँ की खुद की जो काउंसिल बनी है। तो सरकार ने क्या सोचा कि हमने जो कस्टम्स पहले से चला रहा है उसको बनाए रखो, ठीक है। तो इसलिए जो पंचायती राज एक्ट्स था उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए और इन एरिया में भी उसको एप्लीकेबल किया गया, ठीक है। जो पेशा के अंदर है ये ज़्यादा पावर देता है, जो ये कम्युनिटी काउंसिल होती है वहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा पावर देता है, ताकि जो पंचायत बनेगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे इनकी पावर थोड़ी कम करके जो ग्राउंड लेवल पे पंचायत बनती है उनको थोड़ी ज़्यादा पावर देता है पैसा। और भी इसके एक्ट से अलग अलग, बट आपने ये याद रखना है कि जो पैसा एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो 5th शेड्यूल के अंडर एरियाज आते हैं, 10 स्टेट है इसमें एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ठीक है, बाकी हमने जो फाइनेंसेस थे पंचायत के पास कहाँ कहाँ से पैसा था वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये भी कर लिया कि जो पंचायत है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है। एक तो रीज़न ये है कि जो पैसों की कमी है, ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, देखो पंचायत को पावर कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्ट बनाया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उनकी मर्जी है क्या क्या काम स्टेट को देने हैं। अब पेपर में तो लिख लिया कि 29 सब्जेक्ट्स है जिसको ये मैनेज कर सकता है, बट एज सच ग्राउंड पे अगर सिचुएशन देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो इनको काम करने के लिए दी गई है। तो ये सारे रीज़न है इसके इनइफेक्टिव होने के। अब आपने एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है,